उससे पूछा जाता है कि आपने कितने पैलेस्टीनियंस को मारा, तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि मेरे पास ऑटोमेटिक बंदूक थी, मैंने गिना नहीं, चलाता चला गया। जूस ये कहते हैं कि भाई हमारा जो मुल्क बनेगा, जो नेशनल होम बनेगा, वो यही बनेगा, इसी पैलेस्टाइन के अंदर। पैलेस्टाइन के मुसलमान जो थे वो कहते हैं कि ऐसे कैसे, ये हमारा देश है, इसमें तुम आकर कैसे कब्जा कर सकते हो। 1948 में डेविड बेन गुरियन ऐलान कर देते हैं कि आज से इजराइल एक अलग देश है। हिंदुस्तान सिर्फ एक अकेला ऐसा मुल्क था जिसने धर्म के नाम पर इस बंटवारे को रिजेक्ट कर दिया। पर रेफ्यूजी ज्यूज यही नहीं रुके, यूएन ने उन्हें जितना एरिया दिया था ये उससे कहीं ज्यादा कैप्चर कर लेते हैं। आज हमारी ये दुनिया 4 हिस्सों में बंट चुकी है। एक वो जो बोल रहे हैं, दूसरे वो जो कुछ कर रहे हैं। गजा के भीतर रहकर कवर करने वाले फलस्तीनी पत्रकारों की मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। तीसरे वो जो मजे ले रहे हैं। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है? खतरा ज्यादा दिख रहा है, देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट आगे जा रहे हैं। और चौथे वो जो खामोश है। Selena Gomez has announced her decision to delete her Instagram account. And my question to the international community and Americans, how many kids? सोशल मीडिया पर हर रोज आ रही इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम इंटरनेट और एआई के दौर में नहीं बल्कि कत्लेआम और रॉकेट्स के दौर में जी रहे हैं, जहां जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी ख्वाबों की। حلمنا ستة كبيرة إن أكون مدرسة أصير مهندس ونعمل بلدنا। उन ख्वाबों की जो न जाने कब के ज़मीन में दफन हो गए। Ladies and gentlemen of the press, Gaza is becoming a graveyard for children. ये कहानी है कत्लेआम की, ये कहानी है हक और इंसाफ की, ये कहानी है पैलेस्टाइन और इजराइल से निकले उस शोर की जिसे दुनिया ने पिछले 106 सालों से सुना ही नहीं। The war on Gaza comes on the 106th anniversary of the Balfour Declaration. क्या है ये मुद्दा? क्यों ये मसला बार बार हमारे आगे आकर खड़ा हो जाता है? कैसे अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, हिटलर ने मिलकर पैलेस्टाइन और इजराइल को जन्म दिया, और किस तरह ज्यूज वर्सेस क्रिश्चियन का ये मसला ज्यूज वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा बन गया है, जानेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2 बातें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट करूं या कोई राय बनाऊं। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की हम जड़ को समझ सकें। आखिर ये मसला कैसे शुरू हुआ और किस तरह ये बार बार कई सालों से हमारे सामने आकर खड़ा हो जा रहा है। दूसरा ये कि हो सकता है कि कुछ लोगों को वीडियो लंबी लगे, कुछ सेकुलर लोग ये कहें कि अरे भाई तुमने तो इसमें रिलीजियस हिस्ट्री घुसा दी, इसका तो कोई तुक नहीं है। तो अलग अलग टाइम स्टैम्प पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी समझ के हिसाब से वीडियो के आखिर में अपनी राय बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें इसके रिलीजियस सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये मसला धर्म के नाम पर शुरू किया गया। देखिए, दुनिया के 2 सबसे बड़े मजहब हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जहां दुनिया में तकरीबन 31% ईसाई रहते हैं, तो वहीं मुसलमानों की आबादी 25% है। इसी में बहुत पीछे एक और मजहब है जिसे हम कहते हैं जुडाइज्म, यानी यहूदी मजहब। अब ये तीनों मजहब, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, एक ही खानदान का हिस्सा है जिसे हम आमतौर पर कहते हैं इब्राहिमिक रिलीजन। अगर आप इन तीनों धर्मों की किताबों को पढ़ेंगे या सिर्फ गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों धर्मों में प्रॉफिट इब्राहिम का जिक्र किया गया है। ये तीनों मानते हैं कि खुदा सिर्फ एक है, वही है जो सारी कायनात को चलाता है, और वही है जो आखिर में सबके मरने के बाद उन्हें वापस जिंदा करेगा और उनसे उनकी करनी का सवाल और जवाब करेगा। और इसी करनी की बुनियाद पर खुदा ये फैसला करेगा कि किसको हेल में भेजा जाए और किसको हेवन में भेजा जाए। अब देखिए, ये तीनों धर्म एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें अक्सर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जिसकी वजह बहुत सिंपल है। यहूदी मजहब, जो कि इस इब्राहिमिक रिलीजन में सबसे पहला मजहब है, ये लोग कहते हैं कि ईसा मसीह प्रॉफिट है ही नहीं,
इसलिए ईसाईयत क्रिश्चियनिटी एक झूठा धर्म है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मजहब के बारे में जूस कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम की टीचिंग दे रहे हैं उनका मैसेज तो ठीक है, पर ये बंदा ठीक नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो आएगा और इन्हीं टीचिंग्स के साथ आएगा, लेकिन वो हमारी लीनियज में से होगा, हमारी आल में से होगा। एक सऊदी अरब का एक आम आदमी, एक सौदागर हमारा प्रॉफिट नहीं हो सकता। और इस तरह ज्यूज मुस्लिम मजहब को भी झुठला देते हैं। अब जब ज्यूज इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इन दोनों ही मजहबों को झुठला देते हैं तो इनकी मान्यताओं को, इनके यकीन को वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप इसका अंदाज़ा इस मैप से लगा सकते हैं। ये है इजराइल के जेरूसलम का नक्शा। यहाँ 2 किलोमीटर का ये एरिया मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज के लिए काफ़ी मायने रखता है। सबसे पहले इस कंपाउंड की तरफ आते हैं। ज्यूज और मुस्लिम के लिए ये पूरा कंपाउंड एक होली साइट है। इस कंपाउंड को ज्यूज टेंपल माउंट के नाम से बुलाते हैं, वहीं मुस्लिम इसे अल हरम अल शरीफ या सिर्फ मस्जिद अल अक्सा के नाम से पुकारते हैं। इस अल अक्सा मस्जिद के बारे में मुसलमान ये यकीन करते हैं कि उनके आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुराक नाम के जानवर पर यहाँ बैठकर आए। उन्होंने इस मस्जिद में गुजरे हुए प्रॉफिट जैसे प्रॉफिट मूसा, प्रॉफिट ईसा, प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी और फिर वो यहाँ से एक पत्थर पर पैर रखकर खुदा से मिलने के लिए चले गए। जिस पत्थर पर उन्होंने पैर रखा उसकी जगह पर डोम ऑफ द रॉक बनवाया गया। इस्लामिक हिस्ट्री में इस पूरे मामले को अल इसरा वल मेराज का सफ़र कहते हैं। आज दुनिया भर के मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले मुसलमानों का पहला क़िबला मस्जिद अल अक्सा थी और इसी वजह से मक्का और मदीना के बाद ये तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट साइट है मुसलमानों के लिए। अब समझते हैं कि ये साइट ज्यूज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ज्यूज की किताब है तौरा, जिसको हम हिब्रू बाइबल भी कहते हैं। इसमें मेंशन है कि प्रॉफिट इब्राहीम से खुदा ने कहा कि वो अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर दे। उन्होंने खुदा की बात मानी और जब वो उस बच्चे को सैक्रिफाइस करने ही वाले थे तो खुदा ने उस बच्चे की जगह उनकी गोद में एक भेड़ का बच्चा रख दिया। जिसके बाद खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ये उनका एक टेस्ट था। तीनों धर्म ये मानते हैं कि ऐसा हुआ था, पर ज्यूज इससे 2 कदम आगे बढ़कर ये यकीन करते हैं कि ये पूरा वाकया मोराया के पहाड़ पर हुआ था और इस यकीन के चलते करीब 1000 साल पहले किंग सोलोमन ने यहाँ एक मंदिर बनवाया जिसको इन्होंने नाम दिया फर्स्ट टेम्पल। इसके कुछ वक्त के बाद इस पहले मंदिर को बेबीलोन सिविलाइजेशन ने बर्बाद कर दिया। 500 साल बाद एक और मंदिर बनवाया जाता है जिसको ज्यूज कहते हैं होली ऑफ द होलीज, एक ऐसी जगह जो पवित्र से भी ज़्यादा पवित्र, इतनी पाक जगह कि जहाँ पर एक आम जीव का जाना भी बैन है। सिर्फ ज्यूज के बड़े स्कॉलर्स ही वहाँ जा सकते थे। ये मंदिर 600 साल तक ऐसे ही खड़ा रहता है, पर 70 AD में रोमन्स इसको तोड़ देते हैं। पूरा मंदिर गिर जाता है, पर ये दीवार बच जाती है जिसको कहते हैं द वेस्टर्न वॉल। और आज भी कई यहूदी यहाँ जाकर अपनी इबादत करते हैं। अब अगर इस एरिया से थोड़ा सा 2 किलोमीटर दूर चले जाएं, तो ये है चर्च ऑफ द होली सेपल्का, जिसको कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने बनवाया था। क्योंकि क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि ये वो जगह है जहाँ ज्यूज ने पहले ईसा मसीह को टॉर्चर किया और फिर कील ठोककर सूली पर चढ़ा दिया। और इसी वजह से ज्यूज और क्रिश्चियन इन दोनों के बीच अक्सर तनाव बना रहता है। पर यहाँ एक और प्रॉब्लम है। ज्यूज ये मानते हैं कि मोराया का ये पहाड़ डोम ऑफ द रॉक के नीचे है और इनका तीसरा मंदिर यानी थर्ड टेम्पल इस डोम ऑफ द रॉक पर ही बनना चाहिए, उनके प्रॉफिट के आने से पहले या आने तक। 34 years the Temple Institute has been preparing for the rebuilding of the Holy Temple and the renewal of the divine service. तो ये पूरा जेरूसलम का एरिया तीनों ही धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हर धर्म ये चाहता है कि इस जेरूसलम के एरिया पर उसका कब्जा हो या वो उसको कंट्रोल करे, और इसी विवाद के चलते कई सालों से बेइंतहा खून बहाया जा चुका है। अब समझते हैं इस पूरे मामले की पॉलिटिकल हिस्ट्री। 1850 में यूरोप के अंदर एक आइडियोलॉजी बनी जिसे एंटीसेमिटिज्म का नाम दिया गया। इसमें क्रिश्चियन ने ज्यूज को खुलेआम मानना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि ये ज्यूज बाहर से आकर हमारे यहाँ राज करते हैं, हमारे ईसा मसीह को भी इन्होंने मारा है और अगर इस कौम को ख़त्म नहीं किया गया तो ये एक दिन हमें ख़त्म कर देगी। ये बिल्कुल यूपी बिहार वाला मामला है। कैसे
यूपी वाले बिहारी को गाली देते कि हमारी स्टेट में आके हमारी नौकरियां खाते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ खाते हैं। समझिए यूरोप में ये हाल इतना बुरा था कि हर रोज़ ज्यूस की लाखों लाशें गिराई जा रही थी। इसके चलते 1896 में थियोडोर हर्जिल एक किताब पब्लिश करते हैं जिसका इंग्लिश में नाम रखा गया द जूइश स्टेट। इसमें ये कहते हैं कि इस एंटीसेमिटिज्म से बचने के लिए सिर्फ भागना काफ़ी नहीं है, बल्कि यहूदियों को साथ मिलकर रहना चाहिए, उनका अपना देश, अपनी एक भाषा होनी चाहिए ताकि आगे कोई उन्हें इस तरह से मार न सके। कुछ सालों बाद स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस की जाती है। यहाँ मीटिंग में ये तय किया जाता है कि ज्यूज मिलकर रहेंगे, अपना देश बनाएंगे और रहने के लिए जेरूसलम से ज़्यादा कोई अच्छी जगह नहीं जहाँ इनका तीसरा मंदिर बनेगा। इस पूरे मूवमेंट को ज़ायोनिज्म का नाम दिया गया। इसके बाद दुनिया भर के ज्यूज जेरूसलम माइग्रेट करने लगे इस मूड से कि अब वो यही साथ मिलकर रहेंगे और अपना देश बनाएंगे। 1896 से 1914 आ जाती है। ज़ायोनिज्म का मूवमेंट अब भी चल रहा है। Two former American vessels carrying nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। This country is at war with Germany. देखते देखते जर्मनी हारने लग जाता है। ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लोग महसूस करते हैं कि इस वॉर में इंग्लैंड की जीत पक्की है, तो वो इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि ब्रिटिशर्स उनकी भी हेल्प करें और उनको भी सपोर्ट करें कि वो पैलेस्टाइन के अंदर अपना एक नेशनल होम बना सकें। ब्रिटिश ज्यूज की इस नेशनल होम बनाने वाले आइडिया के बारे में काफ़ी सोचते हैं और 2 नवंबर 1917 में ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अप्रूव करती है कि ज्यूज के लिए पैलेस्टाइन के अंदर एक नेशनल होम का इंतजाम होना चाहिए और इसको फैसिलिटेट करने के लिए ये ब्रिटिश अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अब कमाल की बात यह कि इस वक्त पैलेस्टाइन के अंदर 10% से भी कम ज्यूज की आबादी थी। ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन में रहने वाले बाकी 90% आबादी, जिसमें क्रिश्चियन, ज़्यादातर अरबी बोलने वाले लोग और कुछ और धर्मों के लोग मौजूद थे, उनसे इस बारे में ना तो कोई राय ली और ना कोई मशवरा किया, जिसकी वजह से 1920 में पैलेस्टाइन के अंदर दंगे शुरू हो जाते हैं। British government imposed the Balfour Declaration, which is abhorred by all Arabs in the Near East. इस वक्त तक पैलेस्टाइन में रहने वाले लोग ये बात समझ जाते हैं कि ये ब्रिटिशर्स फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रहे हैं, जो उन्होंने हिंदुस्तान में भी किया। दूसरा ये कि ब्रिटिशर्स कैसे पैलेस्टाइन के अंदर ज्यूज का नेशनल होम बना सकते हैं, जबकि यहाँ पर यानी पैलेस्टाइन के अंदर ज्यूज की आबादी 10% से भी कम है। अब इस पूरे मामले को ऐसे समझिए कि 1959 में चाइना से बचकर दलाई लामा हिंदुस्तान आए। हमने उन्हें शरण दी, हमने उनसे कहा कि भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप आराम से अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ रहिए, यहाँ आपको कोई टच नहीं करेगा। अब कुछ दिनों बाद दलाई लामा हम हिंदुस्तानियों पर हावी हो जाएं, वो हमसे कहें कि भाई साहब ऐसा है, अब ये जो देश है ना तुम्हारा हिंदुस्तान, ये अब से दलाई देश कहलाएगा। जितनी भी पॉलिसीज़ यहाँ बनाई जाएंगी, जितने भी फैसले यहाँ लिए जाएंगे, वो तिब्बतन कम्युनिटी को ध्यान में रख कर किया जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैलेस्टाइन के लोगों को इस वक्त लग रहा था। So to them it seemed absurd that 600 to 700,000 should give up their land, their homes, their villages, their towns and hand them over to a minority which was dispersed throughout Palestine. इसकी वजह से ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच एक लंबा तनाव चलता चला जाता है, यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। A state of war once more exists between Great Britain and Germany. हिटलर यहूदियों का जेनोसाइड शुरू करता है। इस लेवल पर ज्यूज को मारा जाता है कि कुछ ही सालों के अंदर 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज की हत्या कर दी जाती है। अरब देश देखते हैं कि जर्मनी ज्यूज को मार रहा है, तो वो जर्मनी के हाथ में ला लेते हैं, उसका सपोर्ट करने लग जाते हैं। इधर ज्यूज के पास पहले से ही यूके का सपोर्ट था, तो वो यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ हिटलर के कत्लेआम से परेशान पूरी दुनिया के ज्यूज जेरूसलम माइग्रेट करने लग जाते हैं। 1944 तक आते आते पैलेस्टाइन का ये हाल हो जाता है कि 31% आबादी
वहाँ ज्यूज़ की हो जाती है। इस बढ़ती आबादी से परेशान पैलेस्टाइन के मुस्लिम, क्रिश्चियन ज्यूज़ के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, और उसके बावजूद दिन पर दिन पैलेस्टाइन में ज्यूज़ की आबादी बढ़ती चली जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार हो जाती है। The sights and sounds of victory in Europe echo across the Atlantic and around the world. यूके, यूएसएसआर और यूएसए की जीत से जाहिर सी बात है कि ज्यूज़ का भी फ़ायदा होगा, और बेइंतहा फ़ायदा हुआ भी। ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम मुसलमानों, क्रिश्चियन और जो भी पैलेस्टाइन में लोग रह रहे हैं वो, और ये रहे ज्यूज़, इनके बीच सुलह करा देते हैं। पर ब्रिटिशर्स की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। ज्यूज़ ये कहते हैं कि भाई हमारा जो मुल्क बनेगा, जो नेशनल होम बनेगा, वो यहीं बनेगा, इसी पैलेस्टाइन के अंदर। वहीं पैलेस्टाइन के मुसलमान, जो कि ज़्यादातर आबादी थी, वो कहते हैं कि ऐसे कैसे, ये हमारा देश है, इसमें तुम आकर कैसे कब्जा कर सकते हो। ये फसाद इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि ब्रिटिशर्स ये पूरा का पूरा मामला यूएन को रेफर कर देते हैं। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन 181, जिसमें ये बताया जाता है कि पैलेस्टाइन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहली बनेगी जूइश स्टेट, दूसरी बनेगी पैलेस्टाइन स्टेट, और तीसरा बचा जेरूसलम का ये एरिया। ये यूनाइटेड नेशन के अंडर रहेगा। Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. The Jewish state colored light, the Arab state dark, Jerusalem internationalized. इस पूरे बंटवारे को लेकर जमकर पॉलिटिक्स होती है। उस वक्त यूएन के अंदर यूएसएसआर, यूएसए, यूके की कर्री पकड़ होती है, जिसकी वजह से पैलेस्टाइन का एक बड़ा हिस्सा इजराइल को दे दिया जाता है। यूएन की इस मीटिंग में 33 वोट इसके फेवर में पड़ते हैं और 3 वोट इसके खिलाफ पड़ते हैं, और 10 कंट्रीज इस मामले में वोट करने से इनकार कर देती हैं। शायद आपको जानकर ये हैरानी हो कि अरब मुल्कों के अलावा हिंदुस्तान सिर्फ एक अकेला ऐसा मुल्क था जिसने धर्म के नाम पर इस बंटवारे को रिजेक्ट कर दिया, इसके खिलाफ वोट डाले। ईरान, नो। इराक, नो। इंडिया, नो। शायद पंडित नेहरू को यह अंदाजा था कि धर्म के नाम पर जब देश बांटे जाते हैं तो खून बहता है। वही हाल पैलेस्टाइन में भी हुआ। बड़े बड़े हिस्टोरियन, दुनिया के समझदार लोग ये कहते हैं कि यूएन को ये चाहिए था कि ये इतना हिस्सा जहाँ ज्यूज़ आकर बस गए थे इजराइल को दे देता, और जहाँ पर पहले से पैलेस्टाइन के लोग रह रहे थे उनके लिए जगह छोड़ देता। पर ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से 13 मुल्कों ने ये फैसला मानने से मना कर दिया। अब यूएन इस फैसले पे दोबारा विचार करता, इस बारे में कुछ सोचता, कुछ और फैसला लेता ताकि सबकी सहमति बन सके। उससे पहले ही 1948 में डेविड बेन गुरियन, जो कि उस वक्त इजरायली कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर थे, ऐलान कर देते हैं कि आज से इजराइल एक अलग देश है। You are listening to the voice of David Ben-Gurion, proclaiming the independence of the state of Israel. We hereby proclaim the establishment of the Jewish state in Palestine, the state of Israel. बेन गुरियन के इस डिक्लेरेशन के बाद थियोडर हर्जिल का वो ख्वाब कि अपना देश, अपनी भाषा होनी चाहिए, पूरा हो जाता है। सादा लफ्ज़ों में कहें तो ज़ायनिस्ट मूवमेंट कामयाब हो जाता है। बाकी के देश बेन गुरियन की इस हरकत पर कुछ कहते, कुछ करते, कोई एक्शन लेते, उससे पहले ही यूएसए और यूएसएसआर इजराइल को एक ज्यूइश स्टेट घोषित कर देते हैं। यूएसए और यूएसएसआर के इस सपोर्ट से हुआ ये कि पैलेस्टाइन के अंदर जो रेफ्यूजी ज्यूज थे, अब उनकी पहचान इजरायली के नाम से होने लगी, और जहाँ जो पहले से बसे हुए लोग थे उन्हें पैलेस्टीनियन कहा जाने लगा। जो किराए पे आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, अब उनको एक अलग देश मिल गया था, और उस देश में जाहिर सी बात है पैलेस्टाइन के कुछ लोगों का हिस्सा भी था जहाँ पे पहले से लोग रह रहे थे, तो वो इन लोगों को निकालने लग जाते हैं कि भाई ये जगह खाली करो, क्योंकि यूएन के प्लान के अकॉर्डिंग ये हिस्सा हमारा है। और ठीक इस दिन से एक ऐसी सिविल वॉर शुरू हुई जो पूरे 1 साल चली। पूरे पैलेस्टाइन में दंगे शुरू हो गए। ज्यूज पैलेस्टाइन में बसे लोगों को उनके इलाकों से निकालने लगे, घर लूटे गए, कई हजार जानें चली गईं, और देखते ही देखते एक ही साल में करीब 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस को उनके घर, उनके इलाकों से बेदखल कर दिया गया। 500 गांव खाली कराए गए। पर रेफ्यूजी ज्यूज यानी इजरायली यहीं नहीं रुके। यूएन ने उन्हें जितना एरिया दिया था
ये उससे कहीं ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं। ऊपर का ये पूरा इलाका और ये कोने में सिमटा हुआ आधे से ज़्यादा इलाका भी जीव अपने कब्जे में कर लेते हैं। बस ये छोटा सा टुकड़ा रह जाता है जिसको हम कहते हैं गाज़ा पट्टी। 1948 के ख़त्म होते होते हाल ये हो गया कि ये ब्लू कलर का पूरा एरिया इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया, जो करीब 78% एरिया है इस पूरे इलाके का। ये ग्रीन वाला एरिया कहलाता है वेस्ट बैंक, जो कि जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया। जहां आप ये स्टार देख रहे हैं वो एरिया है जेरूसलम। इसको कंट्रोल तो करना था यूएन को, पर ये आधा वेस्ट बैंक के पास चला गया और आधा पैलेस्टीनियंस के पास। रही ये गाज़ा पट्टी, ये इजिप्ट के हिस्से में चली गई। शायद आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि तंतूरा नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ इजरायली सोल्जर्स के इंटरव्यू लिए गए जो इस वक्त यहाँ मौजूद थे 1947-1948 के दौर में। इन्होंने बताया कि इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी डेविड बेन गुरियन इनको ऑर्डर देते थे कि इन पैलेस्टीनियन को इनके घरों से निकालो। תמיד הייתה הוראה, והייתה הוראה של בן גוריון, לגרש את האנשים משם. כבשנו את המקום, טרקטורים חרשו את המקום. और जब ये घरों से निकल जाए, चले जाए, भाग जाए, तो फिर इनके घरों के ऊपर ट्रैक्टर चला दो ताकि वहां कोई रहता भी था इसका नामो निशान बाकी भी न रहे। तंतूरा नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में अमृतसर कोहिन नाम के एक आदमी का इंटरव्यू लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आपने कितने पैलेस्टीनियंस को मारा। वो मुस्कुराकर कहता है कि मेरे पास ऑटोमेटिक बंदूक थी, मैंने गिना नहीं, चलाता चला गया। לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור. और इस तरह पैलेस्टाइन और इजराइल का फॉर्मेशन हुआ। एक देश दो देशों में बट गया। आज पैलेस्टाइन का ये हाल है कि इस छोटे से इलाके में अब तक करीब 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 9,500 लोगों ने एयर स्ट्राइक्स में अपनी जानें खो दी हैं। पूरा गाजा एक बदहवासी के आलम में है। कोई माँ अपने बच्चे को मलबे में ढूंढ रही है तो कोई बच्चा अपने माँ बाप को खो चुका है। कौन बचा, कौन जिया, किसी को होश नहीं। रात के बाद अगली सुबह होगी भी या नहीं, इन लोगों को नहीं पता। आज ये जो हो रहा है ये कुछ नया नहीं है। हमस का हमला इजराइल के उस जुल्म का जवाब है जो पिछले कई सालों से करता चला आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। ये वीडियो पहला पार्ट है इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट का। इसमें हमने जाना कि कैसे 1948 तक आते आते पैलेस्टाइन जो एक मुल्क था वो दो में बट गया। वीडियो का अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा जिसमें हम जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे इजराइल ने अपने सेटलर्स को वहाँ भेजना शुरू कर दिया। पहला नकबा, दूसरा नकबा, ऑस्लो अकॉर्ड क्या है, ये सब जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। हो सकता है यूट्यूब इस वीडियो को ब्लॉक कर दे, पर हमारे पास क्या हो रहा है ये जानना ज़रूरी है। जो मसले खड़े हो रहे हैं, जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं, जो शोर मच रहा है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो असल में मसला शुरू कैसे हुआ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि सही आवाज़ उठाई जा सके, ताकि सही फैसला लिया जा सके, ताकि सही साइड चुनी जा सके। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक अपनी राय बना ली होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आदाब।